नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कांवड़ यात्रा के खबर के साथ में। दरअसल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार में बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर मां गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच शिव भक्तों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार स्वागत किया है। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोए और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की ओर से कांवड़ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। धामी ने कहा कि कांवड़ियों का स्वागत करना केवल औपचारिकता नहीं है, मैं खुद शिव भक्त हूं, इसलिए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। धामी ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान अलग अलग से बजट की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कांवड़ मेले के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के सफल आयोजन को लेकर सभी अधिकारियों का धन्यवाद भी अदा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कांवड़ियों से मुलाकात करते हुए उनका सम्मान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर भी धोए हैं। कांवड़ियों का बहुत बहुत सौभाग्य है जो पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कांवड़ियों का जो स्वागत किया है। कांवड़ियों की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारी जो बीजेपी सरकार है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और देश में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और 2 साल से कांवड़ यात्रा मंदिर इस बार जब खुली है तो इसको साथ ही साथ हो रहा है, तो कैसा लग रहा है हरिद्वार यात्रा भी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई है और जो है बहुत अच्छी जो वो करा रखी है, जो व्यवस्था भी सुविधा बहुत अच्छी, प्रशासन सुविधा भी बहुत अच्छी करा रखी है। कहाँ तक जाएंगे हम दादरी ग्रेटर नोएडा जाएंगे, नरौली गाँव है जी, ग्रेटर नोएडा जाना। हम लोगों ने पहले से ही तय किया था कि इस बार हम कांवड़ मेले को बहुत भव्य रूप देंगे, और भव्य रूप देने में सभी हमारे शासन के लोगों का, प्रशासन के लोगों का, हमारे सामाजिक संस्थाओं का, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का और सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भगवान भोले की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से बहुत ही भव्य कांवड़ मेला हो। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की अलख पहुंच सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई गांवों तक विकास योजनाओं की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। कई जिलों में विकास की किरणों को पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटर का निर्माण भी किया गया है। उत्तरकाशी के वीरपुर डुंडा में भी ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ सेंटर बनाया गया। ग्रोथ सेंटर का भवन बनकर तैयार भी हो चुका है, जिसका अभी उद्घाटन तो नहीं हुआ है, लेकिन भवन पर लगे टाइल्स 2 बार उखड़ चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार ने ग्रोथ सेंटर बनाते वक्त निम्न गुणवत्ता के सामान का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ग्रोथ सेंटर पर लगी टाइल्स टूटने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 1.15 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, एक भवन ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए, गांव के विकास के लिए बनाया जाता है, वहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिल सके इसलिए एक भवन का निर्माण किया जाता है, ग्रोथ सेंटर बनाया जाता है। उम्मीद ये जताई जाती है कि यहां पर जो ऊनी वस्त्र हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, लोगों की रोजगार बढ़ेगी और लोगों को उनके जीवन में मदद मिलेगी। लेकिन उद्घाटन से पहले ही भवन की टाइल्स 2 बार उखड़ जाती हैं, तो खुद ब खुद आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से काम हो रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरी जगहों से भी इसी तरह की खबरें सामने आएंगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 करोड़ से ज्यादा का बजट इस भवन के लिए था, इतने में बनकर यह तैयार हुआ है, और टाइल्स अगर 2 बार उद्घाटन से पहले ही उखड़ चुकी हैं, तो फिर किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, यह अपने आप में सवालिया निशान उठ रहा है। अब बात रुद्रप्रयाग की भी कर लेते हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग से जो खबर सामने आ रही है वो अपने आप में ही
सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। होता क्या है, एक निर्माणाधीन पुल टूट जाता है जिसके नीचे दबने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो जाती है। सवाल उठता है कि ये केवल हादसा है या फिर बड़ी लापरवाही। तो रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल टूटने की खबर सामने आई है। निर्माणाधीन पुल टूटने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 8 घायल हुए हैं। दरअसल नरकोटा के पास ऑल वेदर के तहत आरसीसी कंपनी पुल का निर्माण कर रही थी। इसी दौरान देखते ही देखते पुल जमींदोज हो गया। दरअसल पुल बनाने के लिए जिस भारी भरकम सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस निर्माण को खड़ा करने के लिए बेहद कमजोर शटरिंग का इस्तेमाल किया गया था, जो पुल सामग्री का वजन नहीं उठा सका। मौके पर अब भी पुल पर लगे शटरिंग के पाइप मुड़े हुए नजर आ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जिस ठेकेदार को पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने पैसे बचाने के लिए कम गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर निर्माण कार्य में धांधली की गई थी तो क्या निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग आरसीसी कंपनी और एनएच विभाग नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आज निर्माणाधीन पुल जमींदोज हो गया है। उसके नीचे दबने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। उस पिता का दर्द आप खुद ब खुद उस दर्द का अंदाजा लगाइए। चलिए आपको उस पिता की बाइट सुनवाते हैं, उसके बाद अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। आपका लड़का था, कितने साल का था? 18 साल में तो यही था, काम कर रहा था। क्या हो गया? डेथ हो किसकी? वही बच्चा हुआ है, कुछ पता चल रहा है? लड़का का लड़के का पता नहीं, मर गया। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बरगावाल का रहने वाला हूँ मैं। हमारे चिकित्सालय में कुल 10 मरीज आए थे। 10 मरीजों में से 2 मृत अवस्था में लेके आए जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 8 यहाँ पे जो जिनका हमने उपचार किया, 8 में से 2 गंभीर रूप से जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार दे करके हमने उनको एम्बुलेंस से हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया है। वर्तमान में 6 यहाँ पे हमने भर्ती कर रखे हैं। भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है। उनके एक्सरे वगैरह हो चुके हैं और हमारे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी देख लिया है और उनकी अभी हालत जो है स्थिर है और अंडर ऑब्जर्वेशन में है वो, और देखेंगे हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर रात तक जो है अगर ठीक रहे हैं उनमें से और घर जाने लायक रहे तो उनको डिस्चार्ज कर देंगे, और जो ज़्यादा जिनको चोटें लगी है और जिनको यहाँ पे चिकित्सालय में लंबे उपचार की ज़रूरत है वो यहीं पे भर्ती रहेंगे। देखिए, एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था एनएच के द्वारा, जिसमें अभी हम साइट पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे जिनको रेस्क्यू किया गया और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जाँच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी वो भी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या इन पे कार्रवाई जी हाँ, कार्रवाई की जा रही है। बाजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाजपुर पुलिस ने सीमेंट की दुकान में चोरी का खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बाजपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने सीमेंट की दुकान में हुई चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की गई नकदी भी बरामद कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर पट्टी के मुख्य मार्ग पर स्थित सीमेंट की दुकान की दीवार काटकर हजारों रुपए की नकदी की चोरी की गई थी। मामले में पुलिस ने दुकान के मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान अफजल और साजिद के रूप में हुई है। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में ये एक वादी नईम के द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई कि रात के समय उसकी दुकान से सेन लगाकर कुछ अज्ञात चोरों ने लगभग 20,000 की नकदी चुरा ली है और इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया और चौकी प्रभारी ने इसमें जांच शुरू करी। इसके बाद इसमें सीसीटीवी कैमरे और अन्य मुखबिरों से पूछताछ करने पर इसमें 3 युवकों का नाम सामने आया है। उसमें से 2 की हमने अरेस्टिंग कर ली है और उनके पास से लगभग 11,500 नकदी बरामद हो गई है और शेष एक इसमें भी फरार है और बाकी उसकी भी तलाश जारी है। तो सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने
जो कछुआ तस्करी है उसका भी खुलासा किया है। 9 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने कछुओं की तस्करी का पर्दाफाश किया है। दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान अरुण के रूप में हुई है। दरअसल तस्करी की घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चला रखा था। इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। ये अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उसकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उधर चमोली के हेलंग में घसियारी महिलाओं के साथ पुलिस की अभद्रता का वीडियो सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्णप्रयाग में जनपक्षकारों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कंपनियां हमारे जल, जमीन और जंगल पर कब्जा करना चाहती हैं। प्रदर्शनकारियों ने घसियारी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उप जिलाधिकारी के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश ने देखा कि हेलंग में महिलाओं के साथ सीआईएसएफ और पुलिस के द्वारा घास छीनने की घटना हुई। घास छीनना तो ठीक है, लेकिन जल विद्युत परियोजना बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो न केवल घास छीन रही हैं, चारागाह छीन रही हैं, हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारी ज़मीन हमसे छीन रही हैं। तो ये जो अभद्रता हुई इसका विरोध करते हुए हम ये मांग करते हैं कि जिन्होंने हेलंग में महिलाओं के साथ अभद्रता की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल विद्युत परियोजनाओं की निरंकुशता पर रोक लगे, उनके मॉनिटरिंग की जाए ताकि वो इस तरह से पर्यावरण का खुला उल्लंघन, पर्यावरणीय कानूनों का खुला उल्लंघन न कर सकें और हमारे संसाधनों के साथ इस तरह का खिलवाड़ न कर सकें। 24 तारीख को क्या कुछ था? पूरे प्रदेश में आज ये ऐलान हुआ कि पूरे प्रदेश में जितने भी जनपक्षधर लोग हैं, जितने आंदोलनकारी लोग हैं, उन्होंने 15 जुलाई की घटना के खिलाफ अपनी जगहों से प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए ज्ञापन भेजा है और 24 जुलाई को प्रदेश भर से लोग हेलंग जाएंगे इस घटना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए और उन महिलाओं के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने के लिए। चलिए बात पहाड़ों पर मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद चंपावत में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही पिछले 2 साल में भूस्खलन की चपेट में आए घरों में रहने वाले परिवारों को मकान खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं भूस्खलन की वजह से ये पिछले साल के जख्म हैं, किस तरह से लोगों की जिंदगी पर बन आई है। और अगर अब लगातार बरसात होती है तो ऐसे में जो असुरक्षित जगहें हैं वहां से लोगों को हटाने का काम प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लगातार नोटिस भी जारी किया गया है कि अगर आप असुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं तो फिर आप फौरन वहां से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक घर किस जगह पर यह बना हुआ है। जरा सोचिए, अगर यहाँ पर कोई आपदा आती है, पानी का बहाव तेज होता है तो फिर इस घर को धंसने में कितना वक्त लगेगा। आप खुद ब खुद इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला आपको नजर आ रही है। थोड़ी देर में ये महिला आपको देखिए किस तरह से रास्ता पार करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से जिंदगी पर बनाई है। जरा सोचिए कि अगर इस घर में कोई छोटा बच्चा रह रहा हो और वो बाहर गिर जाए तो फिर वो नीचे खाई में गिरा हुआ मिलेगा। और कहीं ना कहीं इन हादसों से बचने के लिए
पानी का बहाव अगर तेज होता है, आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होती है, तो फिर किस तरह से यहाँ पर आपदा के जख्म जो पिछले साल के हैं वो फिर से ताज़ा हो जाएंगे। प्रशासन इसीलिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। परगने में भारतोली और गल्ला ये 2 गांव थे जिनका के विस्थापन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर ऐसे जो घर हैं उनको नज़दीकी या तो हमारे पंचायत घर या किसी स्कूल में अथवा जो है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर किराए के भवन में जाने के लिए बता दिया गया है। अभी तहसीलदार साहब और मैं भी उन गाँव का दौरा करने वाले हैं और अगर किन्हीं लोगों को जाने में अगर वो आनाकानी कर रहे हैं तो उनको नोटिस भी निर्गत कर दिया गया और उनके साथ बातचीत भी की जा रही है कि वो अपने को सुरक्षित स्थान पर रखें और जो भी उनका किराया बनेगा प्रशासन के द्वारा वो किराया उनको चमोली में मौसम का सितम देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़कों पर नालियां बह रही हों। तो चमोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण गोपेश्वर बस स्टेशन से पुलिस लाइन तक सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। साथ ही आसपास की दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों को भी बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुसने की वजह से व्यापारी नाराज भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से भूस्खलन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुकानों में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। और अमूमन मॉनसून सीजन में पहाड़ों से इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आती हैं और आप इन सड़कों को देखिए, सड़कें ऐसी लग रही हैं जैसे यहाँ पर कोई नाला बह रहा हो। तो जिंदगी बिल्कुल भी आसान पहाड़ों पर इस मॉनसून सीजन में नहीं रहती है। खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में खासी दिक्कतें लोगों के सामने खड़ी हो जाती हैं। उधर बात देहरादून की करें तो देहरादून में भी बारिश की वजह से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। हालात बाढ़ के नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घर का सामान खराब होने लगा है। तो देहरादून के चोयला चंद्रबदनी की सड़कें नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रबदनी चोयला में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों के रोजमर्रा का सामान खराब हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का दृश्य इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे यहाँ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में महिलाओं को पशुओं के लिए चारे के इंतजाम से लेकर के घर के रोजमर्रा के काम, खेतों में काम को लेकर के उन्हें रोज निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से इस मौसम में कई तरह के हादसे होने का डर भी लगातार बना रहता है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप पर्वतीय इलाकों में सफर करने के लिए जा रहे हैं या फिर मैदानी इलाकों में सफर करने के लिए जा रहे हैं तो फिर ड्राइविंग जरा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में सड़कों पर फिसलन की वजह से भी हादसे लगातार सामने आते रहते हैं। लेकिन जो मंजर आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देहरादून की यह तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि जो लोग इन घरों में रह रहे हैं उन घरों में रहने वाले लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि ये पानी इन लोगों के घरों में जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई नदी नहीं है, लेकिन नदी का जो पानी है वो अब लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देहरादून के चोयला चंद्रबदनी की सड़कों कि ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां नदियां बहती हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। दरअसल देश भर में अगर कोरोना की बात करें तो मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 109 केस देहरादून से सामने आए हैं। वहीं 152 मरीज ठीक भी हुए हैं। करीब 30,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लगवा ली है। देहरादून में 109 केस के अलावा अल्मोड़ा और बागेश्वर में 2-2 केस और हरिद्वार में 10 मामले सामने आए हैं।
देहरादून में 109 केस सामने आने का मतलब साफ है कि यहां पर जो टेस्टिंग है वो जोर शोर से हो रही है। अगर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहां अभी फिलहाल टेस्टिंग उस आधार पर नहीं हो रही है जैसे कोविड के वक्त में, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी उस दौरान हो रही थी। इसकी वजह से जो पर्वतीय इलाके हैं वहां से मामले जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी बरतना छोड़ दें। सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से कोरोना के मामले देश भर में सामने बढ़ रहे हैं, करना कुछ नहीं है, बस कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। भीड़भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो फिर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखिए, चेहरे पर मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।